हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नीट 2013 से 23 तक जो भी क्वेश्चंस बने हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से वो क्वेश्चंस को देखेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नीट में पूछे जाते हैं। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इस वीडियो को देखिए, लास्ट 10 ईयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। प्लस आपका यूनिट भी क्योंकि क्वेश्चंस में ही टॉपिक्स होते हैं तो वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वाइटल कैपेसिटी लंग किसके बराबर होता है? तो वाइटल कैपेसिटी वैसे तो सीधा ही याद रखो, लेकिन वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन रहता है कि आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन हाउ मच एयर कैन यू एक्सपायर आउट। तो आपने ये हमेशा ही स्पायरोग्राम को याद रखो जब भी सॉल्व करो। यहाँ से यहाँ तक 500 ml, यहाँ तक था अपना 2500 से 3000 ml, यहाँ से यहाँ तक था हमारा 1000 से 1100 ml, और यहाँ से यहाँ तक था हमारा 1100 से 1200 ml। ये याद रखो। अब हमारा ग्राफ कैसे मूव करता है? हम ऐसे इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं। कभी कभी पूरी लंबी सांस ले लेते हैं, जितना ईयर हम कर सकते हैं वो 2500 तक। देन हम जो है एक्सपायर कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम इतना। देन दिस सो दिस वैल्यू, दिस 500 वैल्यू, दिस इज द टाइटल वॉल्यूम, दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, this is the expiratory reserve volume, and this is the residual volume that remains in the lungs always. vital capacity होता है कि आपने एक बार फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, जैसे यहाँ तक इंस्पायर कर लिया। अब हाउ मच एयर कैन यू एक्सपायर, तो कितनी एयर आप एक्सपायर कर सकते हैं? तो देखो, सॉरी, कितनी एयर आप एक्सपायर कर सकते हैं, यहाँ तक आपने इंस्पायर करके छोड़ दिया। अपवर्ड मतलब ऊपर की डिफ्लेक्शन इंस्पायर, नीचे डिफ्लेक्शन एक्सपायर। तो आपने इंस्पायर तो कर लिया जितना करना, अब आप कितना एक्सपायर कर सकते हैं उसको टाइटल वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक इंस्पायर किया, ये आ गए मेरे IRV। फिर मैंने यहाँ तक इंस्पायर किया, ये आ गई TV। और फिर मैंने यहाँ तक इंस्पायर करा, सॉरी एक्सपायर करा, दिस इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इतनी एयर जो है मैं एक्सपायर कर सकता हूँ आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। या और दूसरी भाषा में बोलें, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन हाउ मच एयर कैन यू इंस्पायर, दैट गिव्स द वाइटल कैपेसिटी। तो ये डेफिनेशन जब याद होगी तो ये याद रहेगा, या ये याद रखो, इससे वैल्यूज याद हो जाएंगी। प्लस आपको कैलकुलेट करने में जो कोई डाउट आएगा तो ये मिनट में उसका सुलझन कर देगा। सो दिस इज द IRV प्लस ERV प्लस टाइटल वॉल्यूम, दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी थी, दो तरह के पार्ट थे, है ना। एक था अपना कंडक्टिंग जोन, और एक था अपना रेस्पिरेटरी जोन। देखो, रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता था? डिफ्यूजन होता था गैसेस का, और यहाँ पे नो डिफ्यूजन, कोई डिफ्यूजन नहीं होता था। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता था? कंडक्टिंग पार्ट फंक्शन करता था, इट वार्म्स द एयर, इट ह्यूमिडिफाइज द एयर, एंड इट क्लियर्स द एयर। ये तीन फंक्शन थे कंडक्टिंग जोन के, और ये एक फंक्शन था रेस्पिरेटरी जोन का, है ना। और कंडक्टिंग जोन किससे बना हुआ था? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम से। ये याद रखना है, आगे क्वेश्चन आ सकता है इसमें। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ओके, सो विच वन ऑफ द इज नॉट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है भैया? ये तो इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल करता है भैया, ये तो हो नहीं सकता। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ह्यूमिडिफाई भी करता है। टेम्परेचर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, हाँ भैया, बाहर टेम्परेचर हवा का कम होता है लेकिन बॉडी में जाके उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब वार्म हो जाती है, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट। ओके, देन क्वेश्चन है ये सीधा NCERT से लिया जाए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ
O2 पढ़ेंगे ना आप, तो उसकी लास्ट लाइन में जहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन दिया जाए वो ये लास्ट लाइन यही है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सो इसका आंसर है 5 ml। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए, एनसीईआरटी में दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन टेक टू द एल्वियोलस, तो उसमें आएगा 4 ml। तो इसका आंसर तो 2 है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता है कि एल्वियोलस में कितना ml डिलीवर कर सकता है, तो उसका आता है 4 ml। ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोलाई, ये याद रखो, PO2 जितना रहता है एटमॉस्फेयर में, देन एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उससे जाता है टिश्यूज में, है ना। तो ये वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि पहले एटमॉस्फेयर में 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, एल्वियोलाई में आके 104 हो जाता है, यहाँ पे 95 रहता है, यहाँ पे 40, और यहाँ पे भी 40। ओके, सो ये आप पार्शियल प्रेशर को याद रखेंगे कि यहाँ पे कितना होता है। या सो एटमॉस्फेयर में 159 रहता है, सॉरी एल्वियोलाई में 14 रहता है ऑक्सीजन का। वहीं PCO2 देखिए तो 0.3 रहता है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे आके ये ऑलमोस्ट 90, एल्वियोलाई में जो प्रेशर रहता है वो 40 हो जाता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर और कम रहता है, 40 ही रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर 45 होता है, टिश्यूज में भी 45 होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो एल्वियोलाई में बात कर रहा था, एल्वियोलाई में जो डीऑक्सीजनेटेड 104 और 40, ये इसका आंसर है। ये याद रखें, ये टेबल याद रखें। 1 पार्ट, तो इसका आंसर क्या आया? 1। देन सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पहले तो PO2 ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H पॉजिटिव आइंस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और इसी यही कंडीशन जो है, यही कंडीशन जो है हाल्डेन इफेक्ट को एट एल्वियोलाई, हाल्डेन इफेक्ट में यही कंडीशंस होती हैं। तो एल्वियोलाई में जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, वैसे हाल्डेन इफेक्ट का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। तो एल्वियोलाई में ये सारी कंडीशंस होती हैं। वही टिश्यू में देखा जाए, ये एल्वियोलाई की बात है, यही हमें चाहिए, ये एल्वियोलस में होता है। और जब डिसोसिएशन करना हो, डिसोसिएशन ऑफ, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा है तो उल्टा भी पूछ सकता है कि डिसोसिएशन करने के लिए क्या चाहिए। तो डिसोसिएशन करने के लिए PO2 कम चाहिए, PCO2 ज़्यादा चाहिए, H पॉजिटिव आइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। और ये सारी कंडीशंस होती हैं बोर इफेक्ट में, बोर इफेक्ट। तो ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाई PO2, लो PCO2, लेस H पॉजिटिव आइंस एंड लो टेम्परेचर 1। ओके, then a person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing in difficulty and heart palpitation. The reason दिया गया है due to low atmospheric pressure at high altitude the body doesn't get sufficient oxygen. देखो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से PO2 डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो PO2 भी डिक्रीज होता है, और इस सब की वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन का जो एसोसिएशन है वो कम हो जाता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाइड होती है। although there are protective mechanism in our body, जो बोर इफेक्ट हो जाता है, तो ये सब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, लेकिन फिर भी जो बियॉन्ड दैट जब कंडीशन चले जाती है, बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड इट, तब ये सब कंडीशंस हो जाती हैं। तो लेस O2 इज सप्लाई टू टिश्यू, जिससे डिजीनेस होता है या फिर वॉमिटिंग होता है। तो याद क्या रखेंगे कि हाँ ये सही रीजन दिया गया है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये असर्शन इज ट्रू बट एंड R is the correct explanation of A.
हाँ, ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी एंड 2022 में भी ऐसे मैच में आया है। वैसे तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो टिश्यू चैप्टर है उसका भी पढ़ सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ब्रोंक्यूल्स पढ़ रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रोंक्यूल दो तरह के होते हैं ना। एक जो कंडक्टिंग पार्ट बना रहे हैं और एक होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जब जनरल ब्रोंक्यूल्स पूछे जाएं तो आपको मतलब होता है कि जो कंडक्टिंग जोन के थे उनका पूछ रहे हैं। जब इसके साथ रेस्पिरेटरी ना लगाया जाए तो ब्रोंक्यूल को अंडरस्टैंड करना कि वो कंडक्टिंग जोन की बात करें। तो मैंने अभी बताया कि कंडक्टिंग जोन के सेल कैसे होते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसका आंसर रहेगा सिलिएटेड कॉलमनार। वैसे ये क्वेश्चन जो है टिश्यू चैप्टर से भी बन सकता है कि एपिथेलियम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे होता है, तो एक ब्रोंक्यूल के एपिथेलियम में बताया गया और एक फैलोपियन ट्यूब्स में, तो वहां से भी बन सकता है। लेकिन अगर ये चैप्टर कर रहा है तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होना चाहिए क्योंकि एवरी चैप्टर इज लिंक्ड विद द अदर चैप्टर। यहाँ देखिए सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखते हैं नर्व इम्पल्सस जाती हैं, ये जाती हैं टू द फ्रेनिक नर्व प्लस इंटरकोस्टल नर्व्स, और ये नर्व्स क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं जिसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम का। अच्छा, इनसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक वॉल्यूम रिप्स जो हैं मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, प्लस जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट होता है। इससे क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट। बॉयल्स लॉ क्या जाता था, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर जो है मूव्स इनसाइड, और इसी को तो हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखो, अब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स निकालना है, कैसे इवेंट हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस इंट्रा पल्मोनरी। पहले तो ये दो होंगे कॉन्ट्रैक्शन, देन क्या होगा, करेक्ट इवेंट से आया तो देन पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी, नहीं पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा भैया, ये भी गलत है। तो ए एंड बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये होते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से इनहेलेशन होता है। तो इंस्पायरेशन में ये फोर्थ पार्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अच्छा, O2 का ट्रांसपोर्ट में क्या क्या बाधा डाल सकता है, तो जो फैक्टर बोर इफेक्ट में होते हैं वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन को, यहाँ पीछे पड़ा ना, ये सारे जो हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को, इसको फॉर्मेशन को हिंडर करते हैं मतलब बनने नहीं देते हैं। तो अगर PO2 कम हो गया, PCO2 ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। हाँ भैया ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना। हायर H पॉजिटिव concentration in the alveoli favor the formation of HC hemoglobin, ये गलत है भैया, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लो PCO2 इन द alveoli, ये सही बात है, PCO2 कम हो जाए तो HC hemoglobin बनेगा। बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन यस पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन का एसोसिएशन, सो दिस इज सेकंड इज रॉन्ग। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो आपने क्या करा, आपने एक बार फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, अब जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच गई है ना, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर में बच गई, पहले तो यहाँ तक बच गई जिसको हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था, फिर ये हवा भी बची होगी जिसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोला था,
फिर ये बची होगी जिसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था। फिर जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो बच गई, है ना। सो इसका आंसर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी, टीवी एंड आरवी। चौथा, अच्छा ये मैच है, देखो न्यूमोटैक्सिस सेंटर कहाँ पे होता था, पॉन्ड्स में होता था। क्या करता था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को या ब्रीथिंग को इंक्रीज करता था। तो न्यूमोटॉक्सिक का आ गया पॉन्ड्स रीजन, तो ए का आ गया दूसरा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इट शोज द रिलेशन बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड द पार्शियल प्रेशर, तो हीमोग्लोबिन के साथ। तो बी का क्या आया, बी का आ गया तीसरा। देन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता था, H2C H2O प्लस CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 में करता था, देन इसको डिसोसिएट करता था H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में, है ना। तो ये किसमें काम करता था, ये सारा इन आरबीसी। तो ये आ गया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का चौथा। प्राइमरी साइट क्या है, अल्वियोलाई है, तो डी का 1। तो देख लो जिसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, करेक्ट आंसर। देन टीवी एंड ईआरवी ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड टीवी दिया हुआ है 500 और ईआरवी दिया हुआ है 1000 और एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी दे दिया आपको डाउट में डालने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें जानना है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो वो तो दोनों दिए हुए हैं, रेजिडुअल देने की जरूरत भी नहीं थी, पर ये इसलिए था कि तुम लोग डाउट में आ जाओ, किसका भी कोई काम हो जाए। तो 1500 ml आंसर है। देन है ड्यू टू इंक्रीजिंग, अच्छा जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ये याद रखना, जब भी अस्थमा की बात होगी तो दो वर्ड आएंगे, पहला तो एलर्जी, दूसरा इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। जब भी एम्फीसीमा की बात होगी तो दो वर्ड आएंगे, पहले तो एल्वियोलर वॉल्स का आएगा, जिसका एल्वियोलर वॉल्स डैमेज्ड, तीन बातें ले लो, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड, एंड तीसरी बात आएगी कि सिगरेट स्मोकिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट कॉजेज एम्फीसेमा। ये बातें ऐसे रट लो कि अस्थमा मतलब एलर्जी, अस्थमा मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियल, एम्फीसेमा मींस alveolar walls damage, emphysema means respiratory surface decrease, emphysema means cigarette smoking is causing it। सो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू एयरबॉर्न एलर्जी, हमने एलर्जीज पढ़ा तो हमें पता चल गया कि वीजिंग, और वीजिंग भी अस्थमा में होती है, वीजिंग भी एसोसिएटेड विद अस्थमा। तो ये भैया इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल, या फिर अस्थमा पूछते तो सीधा अस्थमा लिख देते, तीसरा आंसर है। देन ये बोल रहा है एक्सपायरेशन, और ये करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ रहा है। अब बोल रहा है एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं भैया वो इंस्पिरेशन होता है, ये तो गलत है। देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंट्रापल्मोनरी लंग्स में जो प्रेशर है वो कम होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। हाँ भैया, ड्यूरिंग द इनहेलेशन लंग्स में प्रेशर कम होता है, तभी तो हवा बाहर से आती है, तो ये सही है। थर्ड है इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, भैया अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में कम हो जाए तो एक्सलेशन हो जाए, इनहेलेशन थोड़ी ना होगा। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये मूव करेगी। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इनहेलेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। The maximum volume of air can person breathe in after a forced expiration, इसको हम vital capacity बोलते हैं। vital capacity की definition पूछ रहा है। Which one of the following conditions in asthma, पहला अस्थमा, तो दो चीजें थी, या एलर्जी या फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन, तो किसमें लिखा हुआ ब्रोंक्यूल इन्फ्लामेशन, ये पार्ट, और दूसरा एम्फीसेमा डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, बाकी तरफ देखो ही नहीं, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। देन मैच है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है याद रखो 500, ये आ गया टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 10 से 11, रेजिडुअल वॉल्यूम 11 से 12। तो पहला, तीसरा, पहला, चौथा,
दूसरा 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ये आंसर है। The lungs are made up of air filled sites the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of। देखो जब भी कोलैप्स की बात हो तो याद रखना, जब एल्वियोलाई या फिर बीच के जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके कोलैप्स की बात आए तो उसका कोलैप्स क्यों नहीं होता, वाई दे डोंट कोलैप्स, वाई डोंट कोलैप्स, तो इसमें होता है ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन जब लंग्स की बात आ जाए कि लंग्स क्यों कोलैप्स नहीं होते तो इसका आंसर आएगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव। नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है। ये जो मेम्ब्रेन है विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में ये प्लूरा प्लूरा ये होती है प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड किस में होता है, प्लूरल कैविटी में होता है। इस कैविटी में हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है। ये नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, ये सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन की वजह से हमेशा लंग्स जो है डिस्टेंडेड रहते हैं। लंग्स जो है डिस्टेंडेड रहते हैं। डिस्टेंड रहने से दे डू नॉट कोलैप्स क्योंकि हवा फिल रहती है बीच में। सो अगर एल्वियोलाई के बारे में पूछे तो रेजिडुअल वॉल्यूम रीजन, अगर लंग्स के बारे में पूछे तो इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव, इसलिए लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं करते। एल्वियोलाई और ब्रोंकाई क्यों नहीं कोलैप्स करते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ लिखा है कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एल्वियोलाई they do not collapse even after forceful expiration because of residual volume, क्योंकि कुछ ना कुछ हवा हमेशा रहेगी एल्वियोलाई में, तो वो हवा जो है उनको कोलैप्स होने से बचाती है। Then name the chronic cigarette smoking emphysema, सीधी ये बात। Partial pressure of O2 in the alveoli in the lungs is PO2 कितना होता है 104 किसमें, एल्वियोलाई में। और डीऑक्सीजनेटर ब्लड में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटर ब्लड में कितना होता है भैया, हाँ 95 40 होता है ना, 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड में 95 होता है। तो alveoli में partial pressure of oxygen more है than that in the deoxygenated blood, more than that in the blood। lungs do not collapse between breath, क्यों नहीं lungs collapse होते, सिंपल से है there is a negative intrapleural pressure, ये दूसरा। then reduction in the pH of blood will pH reduce हुआ, pH reduce हुआ इसका मतलब H positive ions बढ़ गए। H पॉजिटिव आइंस बढ़ जाए तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन इज अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा क्या है, एलर्जी है ना, तो पहला क्वेश्चन ही लगा लो क्योंकि अगर दिया होता ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन तो देखते, वो कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो इट इज द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास सेल्स इन द लंग्स। Then is name the chronic disorder, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है भैया हमें पता है बिना देखे, एम्फीसेमा। पल्मोनरी डिजीज जिसमें एल्वियोलर सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो एम्फीसेमा है ये भी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो 7% प्लाज्मा में होता है ना, 20 से 25% जो है वो कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन सॉरी इससे होता है। देन जो 70% है वो बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में होता है, तो 70% एस बाइकार्बोनेट आइंस। सिलेक्ट द ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। सिलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, किसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो ये दे रखे हैं 1 2 3 4 और इनके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे। सबसे पहले 1 वाला देखो, ये क्या है, ट्रैकिया है, फंक्शन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं। दूसरा क्या है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। थर्ड वाला क्या है, दिस इज एल्वियोलाई। एंड फोर्थ वाला क्या है, इट इज डायफ्राम। अब देखो यहाँ पे पहला दिया गया है दूसरे वाले का प्लूरल मेम्ब्रेन, ये तो सही है। आगे बोला सराउंड रिप्स ऑन बोथ साइड, रिप्स को सराउंड करता है, लंग्स को सराउंड करता है, तो ये गलत हो गया। एल्वियोलाई दिया जाए थर्ड वाला, सही है भैया। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग, हाँ भैया थिन वॉल्ड तो होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ये तो बात सही है। थर्ड बताया जाए फोर्थ वाला डायफ्राम, डायफ्राम के नाम की जगह क्या लिखा हो, लोअर एंड ऑफ लंग्स, गलत है। लोअर एंड ऑफ लंग्स नाम की कोई चीज पड़ी नहीं, लंग्स के लोअर एंड का क्या ही नाम दिया होगा ना लंग्स से, तो ये डायफ्राम बताया जाए ना कि लोअर एंड ऑफ लंग्स। और फिर ट्रैकिया के बाद पहला ट्रैकिया तो है भैया, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, कंप्लीट नहीं है इनकम्प्लीट है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आया हमारा दूसरा।
सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चंस को देखें प्लस सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें, ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आपको ये समझ आया तो ठीक है, नहीं तो वन शॉट वीडियो डाल रखे हैं। और डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे पूरा चैप्टर जो है 5 वीडियोस में कवर कर दिया गया है, उन वीडियोस को देखें तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।